अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान रजा तकवी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कस्टम के हवाले से और एफबीआर के हवाले से कि इसमें करप्शन किस तरीके से रोकी जाएगी। इस गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है शर्जील जमाल को, जो मारूफ बिजनेसमैन है। शर्जील जमाल, आप ये बताइए कि कस्टम में आजकल ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही हैं और 21 ग्रेड से ज्यादा अफसरान की हो रही हैं। तो इसमें क्या क्या ये करप्शन को रोकने के लिए की जा रही है या इसका कोई और मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तकवी साहब, मसला ये है कि कस्टम में करप्शन रोकने के लिए पिछले 20 सालों से कोशिश हो रही है और मुख्तलिफ कोशिश की गई है। मुशर्रफ के दौर में भी एक कोशिश की गई थी जिसमें सबसे बड़ा एफबीआर का मोटो ये था कि वो टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का जो आपस में राब्ता है उसको वो फौरी तौर पे खत्म करे, ताकि लोग जो मैनेज कर लेते हैं चीजों को, वो लोग चीजों को मैनेज ना कर सकें और लोगों को पता ना हो कि उनके गुड्स जो हैं वो किस जगह पे असेस हो रहे हों। उनसे गुड्स की जो इंफॉर्मेशन है और टैक्स कलेक्टर की इंफॉर्मेशन जो है वो खुफिया रखी जाए। और ये सिस्टम लॉन्च हुआ और उस सिस्टम लॉन्च होने के बाद बहुत खातिर खा करप्शन भी खत्म हुई। रेवेन्यूज में भी जो है वो 200 से 400% बल्कि एक साल में तो 400% जो है वो इन्हांसमेंट हुआ रेवेन्यू की कलेक्शन में। और एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता एफबीआर में ये सोच हुई कि ये सिस्टम से तो हमारी जो ऊपर की जो उनकी कमाई है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एफबीआर को भी नहीं पता होती थी कि वो कंसाइनमेंट कहाँ है और कैसे हो रही है असेसमेंट और ये सारा। तो बस उसकी एक लॉबिंग हुई और लोगों ने कहा कि जी ये सिस्टम तो खराब है, और उसकी जगह पे इन्होंने एक पराल, जो इनकी अपनी एक एफबीआर की कंपनी है, उसके साथ एक वन कस्टम जो मैनुअल सिस्टम था उसका एक वेब बेस्ड वर्जन बनाया और वो लॉन्च कर दिया। अब उसको लॉन्च करने के बाद उसको लॉन्च किया इन्होंने 2010 में। 2010 से और आज 14 साल हो गए, 2024 हो गई है। कोई रेवेन्यू में खातिर का इजाफा नहीं हो सका, कोई ऐसी चीज ना हो सकी, बल्कि करप्शन में जरूर इजाफा हुआ, मिस डिक्लेरेशन में जरूर इजाफा हुआ, लोगों ने उसके ग्रीन चैनल को मिसयूज किया, सिस्टम प्रेडिक्टेबल है। मतलब पता चला कि जी एफबीआर जो है वो जो भी नया सिस्टम लेके आता है वो हमेशा फेल हो जाता है। तो करप्शन, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग की आपने बात की है, इसके पीछे तो प्राइम मिनिस्टर का ये बयान है कि जी उन्होंने करप्शन के लिए या ऐसे लोग जो कि नाअहल हैं उनको एक मैसेज देने के लिए सीटों से हटाया है, उनको एडमिन पूल पे लेके तो आए इससे हैं। क्या करप्शन रुक जाएगी क्या? तो करप्शन रोकने के लिए आपको एक बेहतरीन किस्म का सिस्टम बनाना पड़ेगा और सिस्टम को लॉन्च करना पड़ेगा। करप्शन इस तरह तो नहीं रुकेगी, क्योंकि आप ए मैन को हटा के बी मैन ले आते हैं, तो बी मैन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ए मैन नहीं करेगा और बी मैन कर लेगा। और उसकी दो तीन वजूहात भी हैं। आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी सैलरीज भी बहुत कम है। तो अब आपके पास ब्यूरोक्रेट बहुत ज्यादा है, सैलरीज देने को आपके पास पैसे नहीं है। तो अब कस्टम के अंदर अगर आपने करप्शन कम करनी है तो कोई एक फॉर्मूला नहीं है। एक तो फॉर्मूला, मैं अगर मुझसे अगर कोई पूछे तो मेरे जहन में ये है कि जी सिस्टम को फौरी तौर पे ठीक किया जाए, जो कि खराब सिस्टम है उसे फौरी तौर पे बंद किया जाए। तो एफबीआर में बहुत सारी इस्लाहात की जरूरत है, और उन इस्लाहात में सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि एफबीआर के सिस्टम को ठीक किया जाए। एफबीआर में जो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट हुई हुई है उसको कम किया जाए, क्योंकि एफबीआर में मैंने देखा है कि इतनी ज्यादा कलेक्ट्रेट्स बना दी है कि इतनी ज्यादा कलेक्ट्रेट खाली कस्टम में अगर आप देखा जाए तो ऑटोमेशन के तो नफी हो चुका है, जो कि जितनी ऑटोमेशन में आपका जो है वो कलेक्ट्रेट कम होनी चाहिए कि आपका बिजनेस जो है वो कंट्रोलेबल हो, जितनी ज्यादा कलेक्ट्रेट बनती है उससे बिजनेस जो है और सिस्टम जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आता। तो अब ये जो एफबीआर ने, ये वजीर आजम का कोई इनिशिएटिव है, देखें ये कहाँ जाता है। अभी तक तो यही है कि मिस्टर ए को हटा के मिस्टर बी को ले आए, तो उससे मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता कि आप ए ले आए बी ले आए, तो उससे कोई खातिर का फर्क पड़ नजर आएगा।
तो ये जो स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग में भी मुख्तलिफ कस्टम अफसरान को नॉमिनेट किया गया है। तकरीबन 150 के करीब जो है कस्टम अफसरान और पुलिस और दीगर एजेंसियों के अफसरान और एहलकार शामिल हैं, जिनको कहा गया है ये करप्ट हैं। मगर वो अभी तक जो है ना कस्टम में, कुछ रिटायर हो गए हैं उसमें से, मगर अभी तक कस्टम में मौजूद हैं। तो इससे क्या स्मगलिंग रुकेगी? जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ इकदाम कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? तकवी साहब, इस पे ना मैंने आज से बहुत पहले भी हमने आवाज उठाई है, और हमने तो इस पे बहुत ज्यादा बताया कि देखिए स्मगलिंग करता कौन है। स्मगलिंग हम और आप जैसे लोग ही करते हैं, जिनको स्मगलिंग करने का फायदा होता है। ट्रेडर ही कर रहा है स्मगलिंग। कोई बाहर से बंदा आके, कोई दुबई में बैठ के, कोई आके, कोई इंडियन एजेंट आके, कोई कोई आदमी स्मगलिंग नहीं कर रहा है। स्मगलिंग कर कौन रहा है? पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी स्मगलिंग क्यों कर रहे हैं? ये असल सवाल हमें ढूंढना चाहिए। स्मगलिंग करने की दो तीन वजूहत है। एक तो मैंने आपको बता दी कि आपका एफबीआर का, कस्टम्स का जो सिस्टम है वो करप्टेड है, उसको ठीक करना है। सिस्टम में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, उसे ठीक करना है। फिर प्रॉफिट मार्जिन को ठीक करना, आपके टैरिफ स्लैब को आपने ठीक करना है। आपका टैरिफ स्लैब ठीक नहीं है। आपका जीएसटी जो है वो दो स्लैब पे है, आपको जीएसटी सिंगल स्लैब पे लाना चाहिए, ताकि स्मगलिंग जो है वो प्रॉफिटेबल ना हो। अब मसला ये है कि आप कितने ही लोग लगा दें, हमारे पास तो देखें मैन पावर है नहीं, हमारे पास मशीनरी है नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज है नहीं। हम जितनी मैन पावर बढ़ाएंगे उतनी हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट हम देने के लिए इतने केपेबल नहीं है। तो हमें करना ये पड़ेगा, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, ऐसी टैरिफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें स्मगलिंग को रोकने के लिए खातिर ख्वाह उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो। और वो क्या हो? वो बहुत सारी तजावीज ऑलरेडी गवर्नमेंट्स में दी जा चुकी हैं, और पता भी है गवर्नमेंट को कैसे रुकती है स्मगलिंग। अब मिसाल के तौर पर, एक कंटेनर को ईरान से यहाँ लाने में पैसे लगते हैं, उसको कोई फ्री में नहीं लेके आता। तो वो पैसे की मत की आप अगर ड्यूटी ले लें उनसे, तो स्मगलिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मगर हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ हम इस चीज को देखते नहीं है कि हमें प्रॉफिट मार्जिन को कैसे कंट्रोल करना है। तो एक चीज है कि लॉ का मसला है, इसमें लॉ में बहुत सारी अमेंडमेंट की जरूरत है, लेजिस्लेशन करने की जरूरत है, टैरिफ स्ट्रक्चर को तब्दील करने की जरूरत है। तो इन सब तब्दीलियों के बाद जो है स्मगलिंग रोकी जा सकती है। आप एक आदमी को लगा दें, दो को लगा दें, चार को लगा दें, अभी आप 150 किलोमीटर पे आपने एक कलेक्ट्रेट बना दिए, तो क्या स्मगलिंग रुक गई? नहीं रुकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 150 जगह पे चेक पोस्ट आपकी बनी हुई, हर 150 किलोमीटर पे एक चेक पोस्ट है कस्टम की, फिर भी स्मगलिंग नहीं रुक रही। तो उसकी क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है कि जहां जहां प्रॉफिट है वहां वहां ट्रेडर इन्वॉल्व है, ट्रेडर इन्वॉल्व है तो स्मगलर इन्वॉल्व है, स्मगलर इन्वॉल्व है तो कस्टम इन्वॉल्व है, कस्टम इन्वॉल्व है तो दूसरी एजेंसियां इन्वॉल्व है। सबको लालच है, चूंकि हमारा माशरा जो है वो इस बात को बुरा मानता ही नहीं। वो कहता है अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें से हमें कुछ पैसे मिल जाएं अच्छा तो ये बुरी अच्छा, बात शर्जील साहब, अगर इसका ड्यूटी का स्लैब कुछ कम कर दिया जाए तो स्मगलिंग में कुछ कमी आएगी या नहीं नहीं। आएगी? हमेशा आई है, 2005 में आई है, हमेशा आई है। देखे, ड्यूटी का स्लैब ही, आप देखें स्मगलिंग करता ही क्यों? आप क्यों करेंगे स्मगलिंग? आपको करने की वजह यह है कि आपको प्रॉफिट होता है ना। आप प्रॉफिट के लिए स्मगलिंग खत्म करते हैं ना, करते हैं, सॉरी। जब आपका प्रॉफिट मार्जिन बराबर हो जाएगा एक इंपोर्ट करने वाले के बराबर, तो आप स्मगलिंग ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, 10 लाख रुपए के लिए मैं इतना रिस्क लूं, या 15 लाख रुपए के फर्क के लिए इतना रिस्क लूं। आपको फर्क कम करना पड़ेगा। इंपोर्ट का और स्मगलिंग के रेशो का फर्क खत्म करें, आपकी स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। तो अभी तो मसला ये है कि स्मगलिंग इसलिए भी हो रही है कि आपकी रेगुलेशंस आपने बहुत ज्यादा, कस्टम ने अपने ऊपर डाल दी है कि एक ईआईएफ बनेगा, वो स्टेट बैंक कहेगा, पता नहीं क्या उसके अंदर इन्होंने कर दिया, जो कि एक मिथ है। इसको हल करने के लिए भी कस्टम में कोई तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि कस्टम ऑफिसर जो है वो अब इस काबिल नहीं है कि वो एक ऐसी पॉलिसी बना के इसको ठीक कर सकें, और वो डरते भी हैं। और फिर एक पीएसडब्ल्यू उन्होंने बना दिया है, उसकी एक अलग बना दिया है, पीएसडब्ल्यू कस्टम वालों को दे दिया है। अब पीएसडब्ल्यू बेसिकली कुछ भी नहीं है। पीएसडब्ल्यू वीबॉक जो इनका पुराना वन कस्टम था उसका फ्रंट एंड है। उसको इन्होंने बना दिया कि जी हम अपने फ्रंट एंड से इंफॉर्मेशन लाएंगे, फिर बैक एंड से वीबॉक में डाल देंगे। तो वीबॉक और वन कस्टम तो एक ही चीज है। तो पता नहीं वो पीएसडब्ल्यू को उन्होंने ला के वीबॉक ही बनाना था, तो ये तो सब सर्विसेज वीबॉक में ऑलरेडी मौजूद थी, तो पीएसडब्ल्यू बनाने की क्या जरूरत थी? और बहुत सारी ऐसी रेगुलेटरी जो है वो रिक्वायरमेंट डाल दी गई है जो कि है ही नहीं।
जैसे पीएसक्यूसीए की रिक्वायरमेंट डाल दी, पीएसक्यूसीए की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। वो इंपोर्ट पॉलिसी में अगर आप पढ़े तो उसमें आता है कि जी आपको कंपेरेबल उस ग्रेड की चीज मंगानी है। वो ये लिखा ही नहीं है कि आप हमसे सर्टिफिकेशन करें, ये करें, वो करें। फिर एक और कस्टम ने एक और पता नहीं किसने ये आइडिया निकाला कि जी अगर किसी भी लॉ में कोई रिक्वायरमेंट है तो वो इंपोर्ट पॉलिसी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, जबकि कानून ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता। कानून बड़ा सीधा सा है कि अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट करनी है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो इंपोर्ट के अंदर रेगुलेट करेंगे, और वो जब तक गैजेटेड नहीं होगी वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मगर इन सब बातों को कोई नहीं देख रहा, चूंकि वजह ये है कि सब लोग जो हैं वो अब पाकिस्तान में ये सोच रखते ही नहीं है कि लॉ क्या कह रहा है, लॉ के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, इम्प्लीकेशन क्या होगा, उससे नुकसान क्या होगा, क्या उससे ईज ऑफ बिजनेस होगा। ना कस्टम को इसकी कोई परवाह है। अभी आप तो देख आपके लेना आपके कस्टम, कहने का मकसद ये पीएसडब्ल्यू जो है ये फेल हो चुका है। मेरे हिसाब से तो पीएसडब्ल्यू ही फेल हो चुका है, जब तो स्मगलिंग हो रही है। तो पीएसडब्ल्यू का फायदा क्या था? पीएसडब्ल्यू का फायदा सिर्फ ये थोड़ी था कि कंप्यूटराइज होके आप पैसे कलेक्ट कर मगर ले। मगर इसमें तो इसमें जो जो एजेंसी हैं जो स्मगलिंग को रोकती हैं वो भी शामिल होती हैं, उनके भी लोग शामिल होते हैं, मिलके करते हैं। तो इस तरीके से तो अगर स्मगलिंग तो कर रहे हैं पीएसडब्ल्यू। ना, तो पीएसडब्ल्यू में आते हैं जो लोग पीएसडब्ल्यू में नहीं है। स्मगलिंग तो हम उन्हें काउंट कर रहे हैं ना, इनको तो हम मिस डिक्लेरेशन कहते हैं ना, कि इन्होंने कोई माल मंगाया और उसमें कोई मिस डिक्लेरेशन कर दी, अंडर इनवाइस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इनके तो साथ ये मसले मसाइल है ना। असल मसला मसाइल तो वो है ना कि जो बेपर विदाउट डॉक्यूमेंट कंसाइनमेंट जो है वो मूवमेंट करता है, तो वो डॉक्यूमेंट स्मगलिंग में हम कह रहे हैं ना। अब मसला ये है कि हम स्मगलिंग भी क्या कह रहे हैं, उसको भी तो हमें समझना पड़ेगा ना। तो अब मेरा कहना है कि पीएसडब्ल्यू में क्या नई चीज है जो वीबॉक में नहीं थी? वीबॉक में भी यही सारी चीजें थी, पीएसडब्ल्यू में भी वही चीजें हैं। उल्टा पीएसडब्ल्यू में ये हो गया कि जो रेगुलेटरी कमेटी, जो डिपार्टमेंट्स हैं दूसरे, उनको बहुत गैर जरूरी पावर दे दी गई हैं। जैसे बैंकों को बिला वजह इंपोर्ट पॉलिसी की पावर दे दी गई है। और कई दफा हमने बोला भाई बैंक कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव लिस्ट निकाल सकता है? अगर बैंक ने कोई नेगेटिव और पॉजिटिव लिस्ट निकाली भी है तो वो पब्लिक करे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को दे दें। पता नहीं क्या इन्होंने किया हुआ है। इसी तरह पीएसडब्ल्यू पीएसक्यूसी है, भाई क्यों पीएसक्यूसी की रिक्वायरमेंट है? कहाँ लिखा है इंपोर्ट पॉलिसी में पीएसक्यूसी की रिक्वायरमेंट? उसमें तो लिखा हुआ है कि मीट करनी है रिक्वायरमेंट। मीट करने का ये मतलब थोड़ी है कि आप इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट करने के बाद पीएसक्यूसी में जाएं और जाएं उनको पैसे दें, और वो पैसे दे के आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दें और मीट हो गई रिक्वायरमेंट। तो उन्होंने सारा सिस्टम ही गलत बनाया हुआ है, और जब सिस्टम ही गलत बनना होता है तो फिर आपको पता ही है। अब जैसे ड्रैप है, ड्रैप की एनओसी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल चाहिए ड्रैप की एनओसी। अब ड्रैप की एनओसी को ऑनलाइन कर देंगे, तो आपने क्या किया? आपने पीएसडब्ल्यू का एक आईडी पासवर्ड दिया ना ड्रैप वाले को। हम्म। तो इसमें क्या ऑटोमेशन की? आप ऐसा क्या आपने काम कर दिया जो एक फॉर्म बना के दूसरे को दे दिया कि आप ये लॉगिन करके इस फॉर्म में आप ये चीज इंफॉर्मेशन डाल दें अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आए। तो आपने तो ट्रेडर को परेशान कर दिया। बेचारा ट्रेडर जीडी फाइल करे, अपना कस्टम प्रोसेस कराए, कस्टम प्रोसेस के बाद बाकी रेगुलेटरी कमेटी के पास जाए, मीनवाइल आप डेफिनेट डिटेंशन देते रहे, और डैमरेज डिटेंशन डॉलर्स में जा रहा है। तो वो कोई नहीं देख रहा उसको। मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि पॉलिसीज बना कौन रहा है और इन पॉलिसी के पीछे कौन है। यकीनन जो पहले लोग थे, जिन पिछली गवर्नमेंट थी, उनकी पॉलिसीज जो थी वो इस कदर खराब थी कि उन्होंने इस नहज पे लेके आ गए कि उसे ठीक करना मुश्किल हो गया है कि अब उसे ठीक करें तो क्या करें। मगर मेरा अपना कहना यह है कि कस्टम के अंदर अब ये एबिलिटी नहीं है कि वो इस सारे मसले को ठीक कर सके।